गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का वितान का तीसरा अध्याय अतीत में दबे पाँव। ये रचना ओम थानवी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले मैं आपको ओम थानवी का परिचय प्रदान कर दूं। इनका जन्म सन 1957 में हुआ। शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से 1989 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। साप्ताहिक जो सप्ताह में निकलने वाला समाचार पत्र होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए इन्हें जाना जाता है। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर ये सदैव सक्रिय रहे हैं। साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में ये गहन दिलचस्पी रखते हैं। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट अर्थात CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर इन्होंने खोजबीन कर विस्तार से लिखा। पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनको प्रदत्त किया गया है। 1999 से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का दायित्व इनके द्वारा संभाला जा रहा है। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में ये संपादक के रूप में कार्यरत रहे हैं। यहाँ पर ये जो रचना प्रस्तुत की गई है ये हमें अपने इतिहास का परिचय प्रदान करती है, क्योंकि इतिहास हमें दिशा दे सकता है। तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को क्या कर सकते हैं? दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके 2 महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर होते हैं, यानी सिक्त होते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना आज भी हमें अभिभूत करती है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के आधार पर देखें तो पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी, उसका सौंदर्य बोध था, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियान की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है। यहाँ पर यह रचना देखिए लेखक के उस यात्रा वृत्तांत को प्रकट करती है जब उसने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो हमारे प्राचीन ऐतिहासिक नगर रहे हैं, जो हमारे
प्राचीन गौरवमय इतिहास की झलक हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनके नगर नियोजन की कला, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी जीवन शैली, उनके प्रमाण आज भी हमें प्राप्त होते हैं कि वो आज की जीवन शैली से, आज के नगर नियोजन से, आज की सामाजिक व्यवस्था से कितने उत्कृष्ट थे। उनके द्वारा जल की गई व्यवस्था, उनके द्वारा अनाज के भंडारण हेतु की गई व्यवस्था आदि उस समय की क्रियात्मकता को और सृजनात्मकता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। यहाँ पर देखिए, इस रचना में लेखक ने उसी सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की बात की है, जो कई हजार वर्ष प्राचीन हैं और भारत के गौरवमयी इतिहास की झलकियाँ आज भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। परंतु वर्तमान में वो सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदारो की सभ्यता विकास की भेंट चढ़ चुकी है, उनके ऊपर रेलवे लाइनें बिछ चुकी है। ये बात लेखक ओम थानवी को बड़ी कचोटती है। तो बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मोहनजोदारो की सभ्यता के बारे में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित ये पुरातात्विक स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के ये पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा हुआ था। हम बात करते हैं अतीत में दबे पांव, अर्थात हमारा जो अतीत था उसमें आज भी हमारे विकास की रूपरेखाएं दबी हुई है, हमारा सृजनात्मकता, क्रियात्मकता दबी हुई दिखाई पड़ती है। तो लेखक कहता है, देखिए प्रारंभ करते हैं हम। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित यानी व्यवस्थित, क्योंकि सबसे प्राचीन जो मानव व्यवस्था थी वो इन्हीं शहरों में देखने को मिलती है। भारतीय सभ्यता के विकास के प्रमाण इन्हीं सभ्यताओं से हमें मिलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी बाद के, सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, ये उस समय के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्रकाल यानी ताम्रयुगीन सभ्यता, मतलब जब हमारे यहाँ पर तांबे की खोज हो चुकी थी और तांबे से सारे उपकरण बनाए जाने लगे थे, बर्तन वगैरह तांबे के बनने लगे थे, वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। अंडरलाइन करना इसके बाद वाला, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे यानी बर्तन, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि हमें प्राप्त होते हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ उधर सैकड़ों मील दूर। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य यानी प्रूफ रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। अब मोहनजोदड़ो के बारे में कह रहा है, जिसे आप इंग्लिश में मोहनजोदारो पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका केंद्र बिंदु क्या रहा होगा? मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर बसी हुई व्यवस्था थी। यानी एक तरह की राजधानी माना जा सकता है। जैसे आज राजस्थान की राजधानी जयपुर है, भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह विकास की रूपरेखा सबसे ज़्यादा वहाँ पर थी, उसे वहाँ की राजधानी माना जा सकता है। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। उसकी आबादी उस जमाने में कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। मतलब उस जमाने के आधार पर जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो उस समय उसे महानगर घोषित करती थी। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, अर्थात सिंधु घाटी पर्वतों पर बसी हुई संस्कृति नहीं थी, बल्कि मैदानी संस्कृति थी। अर्थात जीवन सबसे पहले मैदानों में ही शुरू हुआ था। पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। अब आप देखो
कैसे लोग थे, कैसी व्यवस्था थी, मिट्टी के टीलों पर घर बनाकर क्यों रहते थे, ताकि पानी, नदी का बहाव जब तेज होता है, बारिश जब ज़्यादा होती है, अतिवृष्टि होती है, तो पानी का बहाव उनके मकानों को नष्ट ना कर सके, इसलिए ये छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। जैसे आज भी आप देखते हो मकान होता है, मकान का निर्माण करते हैं तो उसे ज़मीन से 2 फीट 3 फीट ऊपर क्यों लेते हैं, ताकि सड़क का भी निर्माण होता रहे, या पानी का बहाव तेज हो या अत्यधिक मात्रा में पानी बरसे तो आपके मकानों में पानी प्रवेश ना कर सके। तो सोचो उस समय की विचारशीलता का चिंतन कीजिए आप कि वो लोग कितने विकसित थे कि उन्होंने ये चीज़ उसी समय सोच ली थी। ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर भी आए यानी फैल भी जाए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। अजायब घर, म्यूज़ियम जिसे आप कहते हो, मतलब आज भी वहाँ की गलियाँ इतनी चौड़ी कि आप उनमें आसानी से घूम फिर सकते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने वाले सामान जो हैं वो तो किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, आज केवल म्यूज़ियमों की शोभा बढ़ाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, वह एक खंडर ही क्यों न हो। किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आज भी वहाँ पर दीवारें इस स्थिति में कि आप उन पर आसानी से पीठ टिकाकर खड़े हो सकते हो। वहाँ पर जो रसोई के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आज भी जब आप वहाँ पर जाते हो तो ऐसा लगता है कि आप अपने रसोई में खड़े होकर जैसे भोजन की गंध को महसूस करते हो। आज भी उस भोजन की गंध हमें वहाँ पर महसूस होती हुई दिखाई देती है। वह एक खंडर ही क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन को सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। कहने का अभिप्राय ये है कि आज जो हम पुरातत्व की जो तस्वीरें हैं उसमें हम देखते हैं कि बैलगाड़ी कैसे रोडों पर चलती थी, सड़कों पर चलती थी, तो ये चीज़ हमें आज भी वहाँ पर महसूस होती है। यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाएंगी, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो निर्माण थे वो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, केवल ज़मीन से टिके हुए निर्माण वहाँ पर बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो सीढ़ियाँ आज भी वहाँ पर मौजूद है जिन पर आप चढ़ते हो, लेकिन वो सीढ़ियाँ आकाश की तरफ अधूरी दिखाई देती है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं बल्कि उसके पार झांक रहे होते हैं। अर्थात आप क्या कर रहे हैं कि इतिहास की पूरा विवरण जिसे आपने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा वो भी आपके सामने वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर खड़े होते ही जीवंत हो जाता है। अब वहाँ के नगर नियोजन और नगर निर्माण की कला को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए लेखक कहता है कि सबसे बड़ा जो ऊंचा चबूतरा है वहाँ पर क्या बना हुआ है, बौद्ध स्तूप। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि वो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा। वहाँ पर बौद्ध धर्म के मतावलंबी, बौद्ध धर्म के भिक्षु रहते थे, तो उन्होंने क्या बनाया, बौद्ध स्तूप बनाया। मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। जीर्ण शीर्ण यानी खंडहर। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले, 26 सदी यानी 2600 साल पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया था। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं। अब सबसे पहले खुदाई जो हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं वहाँ पर कि 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ पर आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। स्तूप बौद्ध धर्म का केंद्र होता है। उसके गिर्द मतलब उसके आसपास, उसके चारों तरफ खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ। इल्हाम अनुभूति, अनुभव जिसे कहा जा सकता है। उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। ईसा पूर्व अर्थात आप बिफोर क्राइस्ट
और आफ्टर क्राइस्ट जो पढ़ते हो, मतलब बिफोर क्राइस्ट BC जो आप पढ़ते हो, ईसा पूर्व, उसका इल्हाम यहाँ पर उनको हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस समय महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। अंडरलाइन करना इन सब नामों पर क्योंकि ये महत्वपूर्ण नाम हैं। महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की डेहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक की जो प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती है, उन प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। कहने का अभिप्राय है कि मिस्र और मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती है, परंतु जब हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई तो दुनिया को ये प्रमाण मिल गया कि भारत भी आज का विकसित नहीं है, बल्कि भारत भी प्राचीन इतिहास रखता है। भारत का विकास अत्यधिक प्राचीन है। भारत में सभ्यता और संस्कृति का विकास बहुत प्राचीन है। अब वहाँ से पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार करके हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। सर्पिल पगडंडी यानी सांप के आकार की, जैसे आड़ी टेढ़ी होती है वैसी पगडंडी, यानी जो पैरों के चलने से जो रास्ता बन जाता है उसे कहा जाता है पगडंडी। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार करके हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली झलक ने हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का, नागर यानी प्राचीन भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। लैंडस्केप धरातलीय चित्रण जिसे कहा जा सकता है। चित्रकला के क्षेत्र में लैंडस्केप होता है भूमिगत जो धरातल की सुंदरता होती है, जो धरती की सुंदरता होती है, उसका जो चित्र बनाया जाता है उसे लैंडस्केप कहा जाता है। ये शायद सबसे रोमांचक भी है। न तो यहाँ आकाश बदला है, न यहाँ धरती बदली है, पर क्या हुआ है? बदली तो क्या है? सभ्यताएं। बदला तो क्या? इतिहास। बदला तो क्या? कहानियाँ। क्योंकि न जाने कितनी सभ्यताएं आई और मिट करके चली गई। तो देखिए, न जाने कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियाँ बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक के धड़कन बसी हुई है। मतलब ऐसा लगता है आज भी वहाँ पर कि जब जाते हो तो पल भर पहले भी यहाँ पर कि कोई आया है और आकर के गया, और हजारों साल पहले की धड़कनें भी आज भी वहाँ पर सुनाई देती है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना भी पढ़ या सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो, परंतु क्या होता है? देखना अपनी आँख से देखना होता है कि आप अपनी आँख से देखते हो। बाकी सब क्या होता है? आँख का झपकना, मतलब एक तरह से कल्पना रह जाती है। जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखो तब तक आपके लिए वो चीज़ क्या होती है? कल्पना मात्र ही होती है। जैसे यात्रा करोगे तो यात्रा क्या कहलाती है? अपने पाँवों से चलना। बाकी सब क्या माना जाएगा? कदम ताल माना जाता है। अब मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे क्यों? रेगिस्तानी सभ्यता थी, इसलिए धूप तो वहाँ पर कड़क होनी ही थी। सारे आलम को, आलम यानी वातावरण को, जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पर रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ पर है, मगर बाकी वही खुला आकाश, वही सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। क्योंकि यहाँ की धूप अलग क्यों है? देखिए, ये राजस्थान की धूप जो होती है वो क्या होती है? पारदर्शी। सिंध की धूप क्या करती है? आँखों को चौंधिया देती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में अगर ज़रूरी पुर्जे ना घुमाएं, अर्थात कहने का मतलब है कि कैमरे के मोड को सेट नहीं करो, तो ऐसा जान पड़ेगा कि मानो जो फ़ोटो आपने खींची है उसमें उन दृश्यों के रंग उड़े हुए हो। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जहन में, जहन यानी मन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीरें देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत ना पड़े। अब आगे बात करते हैं। स्तूप वाला जो चबूतरा है वो मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं, गढ़। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र
अवस्थित होते थे, मतलब जहाँ से सत्ता संचालित होती थी, तो चार दीवारी के भीतर ऐसे ऐतिहासिक शहरों के सत्ता के केंद्र स्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो, चाहे वो धर्म सत्ता, अर्थात राजा के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता हो या धर्म के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता हो। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्यों? क्योंकि राजा के आसपास रहने की अनुमति उस ज़माने में किसी को नहीं होती थी, जहाँ से शासन चलता था। क्या रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? जैसे आज आप वर्तमान में देखते हो तो वर्तमान में भी क्या है, आपके विधानसभा है, लोकसभा है, इनके भवन एक विशेष रूप से बने हुए होते हैं, जहाँ से हमारे देश की, हमारे राज्य की या हमारे शहर की सत्ता संचालित होती है, केंद्र बिंदु होता है, बाकी बस्ती उसके आसपास बसी हुई होती है। धन्यवाद, बाकी बाद में।